हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 5th की हिंदी का सेकंड चैप्टर समझेंगे जिसका नाम है फसलों के त्योहार। आइए देख लेते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। तो सारा दिन बोरसी यानी कि एक अंगीठी टाइप की होती है, उसके आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। यानी कि सर्दियों का मौसम में तो अंगीठी के सामने सारा दिन हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होती है। यानी कि खिचड़ी का तात्पर्य, खिचड़ी का मीनिंग यहाँ पे मकर संक्रांति से लिया गया है। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब मकर संक्रांति के समय तो धूप से गर्माहट की शुरुआत यानी कि सूरज के निकलने की शुरुआत हो जाती है। थोड़ा थोड़ा मौसम गर्म होने लगता है, लेकिन यहाँ क्या हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। यहाँ अभी तक गर्म होने का कोई नाम नहीं है। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है, यानी कि पूरे 10 दिन से सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला है, बिल्कुल भी उगा नहीं है। तो जो लेखक हैं वो कह रहे हैं आज सुबह तो रजाई में से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यानी कि वहाँ पे इतनी ठंड पड़ रही थी कि रजाई में से निकलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मकर संक्रांति जो होती है वो जनवरी में होती है, उस टाइम पे ठंड पड़ती है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। अब क्या है, बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा है। यानी कि बाहर देखने से इसलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि सूरज नहीं निकल रहा है। तो सूरज नहीं निकलता तो मोस्टली समय का पता नहीं चलता है कि सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है या कितना टाइम हो रहा है। लेकिन जो उनके घर में चहल पहल हो रही है, जो लोगों के बातचीत की आवाज़ आ रही है, तो उससे पता चल रहा है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज़ आ रही थी। तो कह रहे हैं रह रहकर उनके कानों में कभी चापाकल यानी कि पैरों के कदमों की आवाज़, और कभी पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज़। हाथ लगाना यानी कि किसी जीव जानवर को, जैसे कि हाथ लगाते नहीं, जैसे भगाते हैं उन्हें, जैसे गाय हुई, भैंस हुई, तो उसकी आवाज़ इन्हें आ रही है। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की, लिए कहाँ है, बिहार की थोड़ी सी भाषा है इसमें। जैसे कि जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की नहीं, केरा यानी कि केले के पत्ते आए कि नहीं। आज ही लोग के उठे कि नाई के, बोल जल्दी तैयार होकस, अब तो उठने में ही भलाई है। तो यानी कि कोई बोल रहा है कि आज ये लोग उठेंगे या नहीं, और बोलो कि जल्दी तैयार हो जाए। तो अब लेखक बोल रहे हैं कि अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। तो नहा धोकर जो ये सभी लोग, इनके परिवार के सभी लोग जो थे वो एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा और इनके जो लेखक के दादा और चाचा हैं, इन्होंने सफ़ेद चकाचक मांड क्या होता है, चावल से निकला हुआ मांड होता है, उसको कपड़े में चढ़ाते हैं। उसको एक तरह से कलव बोलते हैं, जिससे कि कपड़ा वो होता है जो कड़क वाला स्ट्रेट हो जाता है। तो ये वही कह रहे हैं कि इनके दादा और चाचा ने सफ़ेद चकाचक यानी कि बहुत चमका हुआ मांड लगा धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में अइसन ठाड़ हम पहले कब्बो न देखी, नी सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में इन्हें ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही है। तो इनके पिताजी ने कहा खिचड़ी यानी कि मकर संक्रांति पर ऐसन ठाड़, ऐसी ठंड या ऐसी सर्दी इन्होंने पहले कभी नहीं देखी कि सारी देह कनकना यानी कि सारी देह कड़कड़ा रही है या ठंड के वजह से वो कपकपा रही है। तो इनके पिता ने कहा, तो ये कह रहे हैं कि शायद आज धोती में इन्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है, क्योंकि उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था।
सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। तो सामने मचिया यानी कि या तो जैसे पहले एक खटिया टाइप का छोटा सा स्टूल होता था खटिया के जैसे, या फिर खटिया या चारपाई बोल लो। तो सामने चारपाई पे खादी की सफ़ेद यानी कि खादी यानी कि कॉटन, तो उसकी सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हैं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। तो आज इनकी ये बता रहे हैं कि इनकी दादी ने बाल धोए हैं और उनकी दादी के बाल कैसे हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे, यानी कि बिल्कुल पूरे तो सफ़ेद हैं और इतने हल्के हैं, बिल्कुल रुई जैसे। सेमल की रुई एक पौधा होता है जिसकी, तो उसके जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। तो ये कह रहे हैं दादी के सिर पे अगर गौर से भी देखेंगे तो भी एक काला बाल नज़र नहीं आएगा, यानी कि उनके रुई जैसे इतने सफ़ेद पूरे बाल हैं। बिल्कुल दूल्ही दूल्ही सी लग रही हैं दादी, यानी कि दादी आज इतनी चमक रही हैं जैसे दूल्ही दूल्ही सी लग रही हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। उनके सामने जो केले के पत्ते हैं वो कतार यानी कि लाइन में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। जिस पर तिल, तो मकर संक्रांति तिल का महत्व ज़्यादा होता है, तो तिल, मिठा यानी कि गुड़ और चावल आदि के जो छोटे छोटे ढेर लगा के रखे हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूना और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। तो इन्हें सभी को बारी बारी से उन्हें छूना है और प्रणाम करना है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। तो क्या है, जब सभी ने उन सभी ढेर को छू लिया और प्रणाम कर लिया तो उन चीज़ों को सभी को इकट्ठा करके दान दे देंगे। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। तो अब ये अपनी दीदी के बता रहे हैं कि वो बुरी फंसी क्यों, क्योंकि उन्हें चूड़ा दही और खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो आज फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, यानी कि आज उन्हें यही खाना पड़ेगा। आज दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, यानी कि आज मकर संक्रांति है तो खिचड़ी तो ज़रूर खानी पड़ेगी। तो खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। यानी खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से यानी कि बड़े मज़े से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम बना रहे हैं। तो ये खाते खाते लेखिका जो है सोच रही थी कि यह खिचड़ी कितनी अलग है, यानी कि ये जो हम मकर संक्रांति मना रहे हैं वो कितनी अलग है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते हैं उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। कह रही हैं कि जैसे कि स्कूल में जो खिचड़ी बनाती थी उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी के दिन और नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना और उड़ाने की कोशिश करना। यानी कि जो मकर संक्रांति होती है उसमें ज़्यादातर पतंग उड़ाने का वो होता है। तो ये वही कह रही हैं कि पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। यानी कि और लोगों के भी नाम बता रही हैं, जैसे ये गुरुजी हैं, विमला दीदा हैं, आनंद जी हैं, झिलमिट। तो ये सब लोग ना ईंट से बने चूल्हे पर खिचड़ी बनाते थे और वो भी बड़े बड़े कढ़ाई या भगोनों में। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। यानी कि ये भी बीच बीच में पतंगों को सुस्ताने का मौका, यानी कि पतंगों को रख कर ये बीच बीच में मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर है ये खुशियों का त्यौहार। तो कह रहे हैं जैसे स्कूल में खिचड़ी खाते थे या जैसे स्कूल में मकर संक्रांति मनाते थे, वैसे फिर दोबारा
मौका नहीं मिला है खिचड़ी खाने का और मनाने का। ऐसे ही वाकई कह रही हैं ढंग कैसा भी हो, लेकिन ये खिचड़ी यानी कि मकर संक्रांति खुशियों का त्यौहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। तो कह रहे हैं जनवरी माह के मध्य में, यानी जनवरी माह के बीच में जो, यानी कि 14 जनवरी को भारत के लगभग सभी प्रांतों में, यानी कि सभी जो भी जितने भी स्टेट हैं लगभग सभी में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। चाहे उसे मकर संक्रांति कह लो, चाहे किसी भी अन्य नाम से भी बनाए जाते हैं, जैसे आगे बताएंगे इसमें। कोई फसलों के तैयार होने पे खुशी बांटता है, यानी कि कोई जैसे फसल तैयार हो गई है उस पर खुशी बांटते हैं। तो कोई लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब जो पाला यानी कि जो कोहरा या जो सर्दी है वो कम होगी और सूरज की गर्मी बढ़ेगी, और सूरज की गर्मी बढ़ेगी तो जो खेतों में खड़ी फसल है वो और तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। तो जितने भी स्टेट हैं उनका जो अपना अलग ढंग है ये त्यौहार मनाने का, तो वो नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। यानी इस दिन लोग क्या करते हैं कि पैदावार की उम्मीद में कि ज़्यादा फसल पैदा हो, ज़्यादा फसल उगे, तो उसमें और फसलों के घर में आने की खुशी से, यानी कि जिससे हरियाली होगी और समृद्धि का प्रतीक मान लो फसलों को, तो इससे घर में आने से खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति का या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। तो यहाँ पे मकर संक्रांति के ही जैसे फसलों के से जुड़े त्योहारों के नाम अलग अलग हैं और वो थोड़ा सा आगे पीछे बनाए जाते हैं। जैसे कि बताया गया कि उत्तर प्रदेश में बिहार है, मध्य प्रदेश हुआ, यहाँ पे मकर संक्रांति या तिल को है, और लेकिन असम में इसे बिहू कहते हैं, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में, पंजाब में लोहड़ी के रूप में और झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व। तो इन सभी की थोड़ा सा नाम में चेंजेस है, जैसे जैसे स्टेट चेंज है वैसे वैसे थोड़ा सा नाम में चेंज आ गया है, लेकिन सभी हैं खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार, यानी कि है फसलों से जुड़ा त्यौहार ही, लेकिन बस उसके रूप थोड़े से अलग हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है, यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक ही फसलों के काटने का या नई साल का भी त्यौहार होता है, तो वही समय होता है और ये इन त्योहारों का भी एक ही समय होता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोशों के साथ मनाया जाता है, 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अब झारखंड की बता रहे हैं, झारखंड में सरहुल, यानी कि झारखंड में क्या है, सरहुल नाम से त्यौहार है ये, और बड़े जोशों से यानी कि बहुत रौनक से मनाया जाता है और 4 दिन तक जो इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे बताया शेड्यूल ट्राइब की भी बताया गया, जैसे अलग अलग जनजातियाँ होती हैं तो इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। लेकिन संथाल लोग हैं वो फरवरी मार्च में मनाते हैं, और ओराव जो शेड्यूल ट्राइब है वो इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। तो क्या है, आदिवासी आमतौर पर इसे प्रकृति की, नेचर की पूजा करते हैं, यानी कि वो नेचर को मानते हैं अपना भगवान। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल एक पेड़ होता है, तो सरहुल के दिन विशेष रूप से उसी की पूजा की जाती है, यानी कि साल के पेड़ की। यही समय है कि जब साल के पेड़ों पर फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो यही साल होता, यही यानी कि मार्च अप्रैल का ही टाइम होता है जो साल के पेड़ होते हैं उन पर फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत खुशनुमा, बहुत सुहावना, बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या ये मैप दिया गया है छोटा सा, यहाँ पे ये झारखंड दिखाया गया है।
स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। अब जो स्त्री पुरुष दोनों ही यानी कि सभी रात भर ढोल मंजीरे लेकर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। तो यानी कि जो है छोटी छोटी घाटियाँ हैं, चारों तरफ लंबे लंबे साल के वृक्ष हैं, वृक्षों का जो है पूरा का पूरा जंगल है और आसपास छोटे छोटे गांव हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो लिपे पुते यानी कि करीने से यानी कि बहुत अच्छे तरीके से घरों को लीपा पोता जाता है, घरों को सजाया जाता है। फिर वो अपने घरों के सामने लोग क्या होते हैं, एक पंक्ति एक लाइन में कमर में एक दूसरे की बाहें यानी कि हाथ डालकर जो डांस करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर जाते हैं। अगले दिन क्या होता है, वे नृत्य करते करते हुए अपने घर चले जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं जैसे यहाँ पे पिक्चर दी गई है कि ये कैसे सजते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। अब इस त्योहार पे क्या है, घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है और चंदे में क्या मांगते हैं, ये मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। अब फिर जब चंदा मांगते हैं, चंदे में क्या मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। फिर खाने पीने का दौर और खेल का दौर, तरह तरह के खेल खेलते हैं। फिर तीसरे दिन जाके यानी कि 2 दिन हो गए, फिर तीसरे दिन जाकर ये पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। यानी कि फिर पूजा के बाद ये सरई का फूल होता है, उसे अपने कानों में पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। फिर इसी दिन से क्या, बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। और जिस धान की पूजा होती है ना, तो वही पूजा किया हुआ धान उससे क्या है, जो अगली फसल उससे उसी से बोई जाती है, जिसे कि ये शुभ मानते हैं। तमिलनाडु में, अब ये तमिलनाडु दिखाया गया है यहाँ पे, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। अब जो तमिलनाडु है वहाँ पे ये मकर संक्रांति या फिर फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार किसके रूप में मनाया जाता है, पोंगल के रूप में। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुँचती हैं। तो अब ये फसल का प्रकार भी बताया गया है, जैसे कि इस दिन खरीफ की फसल जो है, जैसे चावल, अरहर आदि खरीफ की फसल होती हैं, ये कट कर यानी कि उस दिन कट जाती हैं और घरों में पहुंच जाती हैं। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं, यानी कि जो घर में नया नया धान आता है उसी को कूट कर लोग चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर इसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। अब घर में जो धान आता है उसे कूट कर नए चावल निकाले जाते हैं। फिर हर घर में मिट्टी का नया मटका आता है और इसी में नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए यानी कि एक खीर टाइप का पकाने के लिए फिर धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। अब हल्दी क्या है, हर काम में वैसे शुभ कामों में चलती है, तो इसको शुभ मानते हैं। तो फिर हल्दी को क्या है, हल्दी की गांठ को यानी कि जो साबुत हल्दी होती है उसको मटके के मुंह पर यानी कि ऊपर चारों ओर बांध देते हैं। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। यानी कि ये दिन में ये मटका क्या है, सुबह 12:30 या 10:30 या 12 बजे के लगभग धूप में रख दिया जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध और चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं। जैसे ही यानी कि सूरज की गर्मी से जैसे ही दूध में मटके में रखा जो दूध उफान आता है यानी कि उफनता है, बाहर निकलते हैं दूध और चावल मटके से, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। यानी कि पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल का मतलब बताया गया कि खिचड़ी में उफान आ गया। ये वही तमिलनाडु की भाषा है, तो इसके स्वर आने लगते हैं जैसे ही वो दूध और चावल मटके से बाहर आ जाते हैं। अभी ये हुई थी तमिलनाडु की बात। अब दूसरी ओर गुजरात में, अब यहाँ गुजरात दिखाया गया है तो गुजरात की बात बता रहे हैं कि गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। तो यानी कि मकर संक्रांति पे
गुजरात में पतंग जरूर उड़ाई जाती हैं, यानी कि पतंगों के बिना वहाँ त्यौहार अधूरा माना जाता है, जश्न को अधूरा माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलेंगी। यानी कि मकर संक्रांति को अगर आसमान की तरफ यदि नज़र उठाकर देखते हैं, यानी कि आसमान में देखते हैं, तो हर रंग रूप की, हर आकार की पतंगें जो हैं आकाश में उड़ती हुई, लहराती हुई नज़र आएंगी। यानी कि गुजरात में पतंगों का बहुत जश्न मनाया जाता है। प्रत्येक गुजराती, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता ही है। लाखों हजारों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है, यानी कि आसमान में इतनी पतंग होती हैं कि सूर्य भी ढक जाता है। तो ये गुजरात की बात बताई गई थी। अब यहाँ पे कुमायूं की बात करते हैं। यहाँ कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। अब कुमायूं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? घुघुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। अब कुमायूं में क्या करते हैं कि आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। अब जो आटे और गुड़ को गूंदकर जो बनाया जाता है, तो उस पकवानों के ना आकार अलग अलग होते हैं, जैसे डमरू हो गया, तलवार हो गया, दाड़िम का फल हो गया आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। अब जो अलग अलग तरीके के अलग अलग आकार के जो पकवान तले थे, उनको काटे थे, उनको तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। अब माला के बीच में क्या, संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। ये काम बच्चे बहुत ही रुचि और उत्साह के साथ करते हैं, यानी कि इन कामों में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है और बहुत खुश होकर करते हैं ये काम बच्चे। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। यानी कि अब ये माला ना सुबह बच्चों को दी जाती है, और बच्चे क्या करते हैं, बहुत ठंड के कारण पक्षी तो पहाड़ों से चले जाते हैं, तो उन्हें बुलाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, इस माला से जो पकवान है वो तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। तो यानी कि ये पोयम है एक, जैसे कौआ आओ घुघुती आओ, कि कौआ और घुघुती आओ और ये पकवान ले जाओ और मुझे क्या है, सोने का घड़ा दे जाओ, और पूरी खा लो, यानी कि उसमें से पूरी खा लो, और सोने की छुरी यानी कि चाकू मुझे दे जाओ। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं, यानी कि जो ये पोयम गाते हैं इसी में आगे के लाइन जोड़ते जाते हैं, और जिस चीज़ की भी कामना होती है, जिस चीज़ की भी इच्छा होती है उनकी, वो मांगते जाते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। यानी कि मकर संक्रांति के कितने अलग अलग अंदाज हैं। कहीं कहीं पे दूध और चावल गुड़ की खीर बनाई जाती है, और कहीं पे 5 प्रकार के जो नए अनाजों की खिचड़ी होती है वो बनाई जाती है। यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के पकवान बनते हैं मकर संक्रांति पर। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक बार डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। यानी कि कहीं कहीं पे क्या होता है, नदी में स्नान करने का भी माना जाता है। तो कहीं कहीं लोग क्या होते हैं, बेशक ठंड पड़ रही हो, ठंड में ठिठुरते रहेंगे, लेकिन क्या है, उस बर्फीले पानी में फिर भी कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। अब इतनी भीड़ होती है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। अब यहाँ पे मकर संक्रांति में तिल का क्या महत्व है ये बताया है। जैसे कि पानी में तिल डालकर नहाना, या फिर तिल किसी को दान करो, या फिर आग में तिल डालो, या फिर तिल के कोई भी पकवान बनाओ, ये विशेष महत्व रखते हैं इस त्यौहार में। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और भी कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? तो यहाँ पे फिर लेखिका ने पूछा भी है कि
जैसे अलग अलग स्टेट में से अलग अलग तरीके से बनाते हैं और अलग अलग नाम देते हैं। तो ये पूछ रही हैं कि तुम्हारे घर इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है। इसे खिचड़ी बोलते हैं या पोंगल बोलते हैं या फिर मकर संक्रांति या फिर कुछ और ही बोलते हैं। या फिर तुम फसलों से जुड़े कोई भी त्यौहार को कैसे बनाती हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। यानी कि जो लोग एक ही एरिया में रह रहे होते हैं लेकिन कभी कभी वो भी इस त्यौहार को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे मकर संक्रांति की इम्पोर्टेंस और मकर संक्रांति को अलग अलग जगह पर अलग अलग बनाने के तरीके और जश्न के बारे में बताया गया था। अब ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।